खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़े 2 इम्पोर्टेंट खबरें हैं जिसके हवाले से करेंगे। एक इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। शिप कैरियर का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, बाकी क्या चीज़ें हो रही हैं इस हवाले से बात होगी। और इसके साथ-साथ चाइना एंड यूएस, वैसे तो यूएस हमसे बहुत दूर है लेकिन चाइना का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी और हिंदुस्तान के साथ भी लग रहा है। तो वहां पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के साथ क्या करना चाहती है इन नियर फ्यूचर, और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा टाइज बढ़ाई हैं और वो कहते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं इस रीजन में, इस हवाले से बात करेंगे। और हमें इस इशू के ऊपर बहुत लंबे समय के बाद ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल अतुल होलकर साहब हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, लेकिन इसके अलावा वो सीनियर रिसर्च फेलो हैं एट नेटिसारा लेडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो इस रीजन में हो या किसी और में, उसके ये एक्सपर्ट हैं और इसके वो हवाले से ये बात भी करते रहते हैं। तो कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत बहुत धन्यवाद फ़खर भाई। नमस्कार आपको और थैंक यू आदाब वेलकम। आपके कई कई दर्शक जो आप दुनिया भर में फैले पड़े। बहुत शुक्रिया आपका। सर, स्टार्ट करेंगे। एक तो इंडियन नेवी का जो मेगा ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उसके बाद 35 जेट्स उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री की नेवी जो होती है और अगर उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो उसकी स्ट्रेंथ यकीनन बहुत बढ़ जाती है और आजकल उसके ऊपर डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी एक शिप जो होती है उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें आपके पास नेवल भी है और बाकी भी हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो आप ग्राउंड के अंदर रखते हैं। तो वो पूरे एक शिप समंदर के अंदर, सी के अंदर मूव कर रहा होता है। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस जो ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा रह रहे हैं इंडियन नेवी के, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी रीजन में? फिर चाइना है, पाकिस्तान है, या फिर ये पूरा रीजन है इंडो पैसिफिक? अ, फ़खर भाई देखिए, हिंदुस्तान जो है एक पहले एक बड़े डिफेंसिव पोस्चर में रहता था और मैं जी। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऑफेंसिव पोस्चर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक पावर प्रोजेक्शन है। तो हिंदुस्तान हमेशा जो है, अगर आप ध्यान दें तो पहले पाकिस्तान की सरहद के ऊपर और फिर चाइना की सरहद के ऊपर अपनी फौजों को रखता था और उसी के ऊपर फोकस रखता था और वही हमारा एक मतलब आप देख लीजिए ओवरऑल डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल एक्सपोजर रिक्वायरमेंट प्रेशर पॉइंट्स ये सारे सिर्फ ये 2 सरहद हुआ करते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान की जो अपनी सोच है वो बड़ी तेजी से बदल रही है और वो ये कह रही वी शुड बी टेकिंग द राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब हमें वो जगह पे मुकाम पे जाना है जहां हमारी जगह बनती है जी। और हम एक वाहिद ही ऐसे पावर है जो कि मतलब चाइना को टक्कर दे सकता है और एक मतलब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सेस ऑफ पावर है वो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड से शिफ्ट होकर एशिया की तरफ आ रहा है। और एशिया के अंदर अगर आप देखें तो कौन 2 मुल्क हैं जो आपस में एक दूसरे के मतलब राइवल्स हो सकते हैं या एक पावर्स हो सकते हैं, तो उसमें चाइना और इंडिया है। अब ये जब हमने ये सब चीजें देखते हैं तो आप देखिए नेवी जो है ना वो हमारा बहुत सालों तक फोकस एरिया नहीं था। हम एक डिफेंसिव पोस्चर में रखते थे और अपनी ब्राउन नेवी की कैपेबिलिटी रखते थे, लेकिन अब हम ब्लू वाटर्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम एक इंटरनेशनल लेवल तक एक चाहे वो हम अपने जितने अलाइज हैं या सपोर्टर्स हैं उनके साथ अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं या हमारे जितने भी इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं उनके साथ में एक हम एक अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं। तो अभी मैंने बड़े ध्यान से देखा था कि अरेबियन सी में और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आपकी इकोनॉमिक जोन है सी के अंदर उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये सारे शिप्स डिप्लॉयड थे और वो अपना पूरा जो भी उन्होंने अपना पोस्चर दिखाना था वो देखकर उससे अपनी अपना एक्सरसाइज करके वापस आ गए और ये जून 5-6 तारीख की बात है। देखिए इसमें 2 चीजें, एक तो हमारे जो दोस्त हैं इस पूरे इलाके में, चाहे वो आप यूएई कह लें, कतर कह लें, सऊदी अरबिया कह लें, ईरान कह लीजिए, इराक कह लीजिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन जो इंपॉर्टेंट सी लेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट करती है कि देखिए हम तो अकेले एक ऐसे मुल्क है जिसके अगेंस्ट जो है एक पूरा की पूरा एक समंदर है, इंडियन ओशन। कोई और दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिसके मतलब नाम से कोई अपना एक समंदर हो। तो हमारा तो एक वैसे भी राइट है इंडियन ओशन के ऊपर कड़ी नजर रखना और खास करके जो चाइनीज मूवमेंट है।
और दूसरी बात देखिए, अभी ना अगर आप देखें तो हमारी जो चाइनीज की सरहद के ऊपर इस वक्त जो हुँ, प्रेशर है, आप अब उस एंगल से देख रहे होंगे कि शायद हम पाकिस्तान की तरफ ये कर रहे हैं, लेकिन जी, आप ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में पाकिस्तान की रेलिवेंस इस लेवल की नहीं है कि जहां हमें नेवी को प्रोजेक्ट हुँ, करना पड़े। जी, आई थिंक हमारी जो बॉर्डर के अंदर फौज है उतनी ही काफी है पाकिस्तान से अगर कोई इशू आता है, लेकिन हम जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। ठीक, और अगर हिमालय के अंदर कोई चीज ऐसी होती है तो हमने एक छोटा सा इंडिकेशन दिया है, शायद वो दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इस ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना बियॉन्ड 10 डेज में ये ट्रेड रूट को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक प्रेजेंस को दिखाने की जरूरत की गई है। अच्छा, बिल्कुल सही है। ये एक्सरसाइज़ेज़ इस तरह की चीज़ें दुनिया की सारी नेवी और सारे कंट्रीज़ करते हैं और जिनके पास पैसा हो या फिर बड़ी फ़ौज रखते हो, वो करते हैं। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स सपोज़ चाइना आता है जिस तरीके से हमारा जो समुद्री एरिया है, जो पाकिस्तान का, वहाँ पे आके वो अपने शिप्स को डिप्लॉय करता है फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तो फिर पॉसिबल है हिंदुस्तान के लिए फिर उस चीज़ को या उस लाइन को ब्लॉक करना या फिर मुश्किल हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है, देयर आर टू हॉटस्पॉट्स अराउंड चाइना ओके, फॉर व्हिच दे आर वेरी फोकस्ड। जी, जी, वन इज हिमालय, जहां हमारी बॉर्डर फाइन, जो है उनके साथ में मिलती है, और दूसरी जो है वो है ताइवान स्ट्रेट। मुझे नहीं लगता, और अभी मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट्स अगर आ रही हैं तो उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वापस डॉकयार्ड में गया है, कुछ क्रैक्स वगैरह डेवलप हुए, पर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो अगर उन्होंने फोकस करना है तो वो ताइवान की तरफ करेंगे। एक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी सरहद से इतनी दूर भेजने वाली कैपेसिटी जो है ना, वो सिर्फ एक वाहिद ही जो मुल्क है वो सिर्फ अमेरिका है, ओके, जिसके पास ये कैपेसिटी है कि अक्रॉस द ग्लोब अपने मैं ये कहता हूँ इवन इंडिया भी नहीं कर सकता इस वक्त कि सही, हम यहाँ पे ओके, चाइना सी में जाके अपनी प्रोजेक्शन करें, क्योंकि जो हमारा रोल है वो हमारी एरिया को प्रोटेक्ट करना है और बिल्कुल अपने सही, प्रोजेक्शन को करना है, वो चाइना नहीं कर सकता। पॉसिबल नहीं दूसरी है। बात ये है कि अभी तक चाइना जो है ये जनरली हमको लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में इस हुँ, तरफ कुछ ना कुछ प्रेशर्स वगैरह क्रिएट कर रहा था। अब हम जो काउंटर कर रहे हैं और हम जी, उसको अरेबियन सी और अंडमान के अंदर जो मलाका स्ट्रेट है जहां से 60% ऑफ उनका ट्रेड होता है, उसकी तरफ हमने थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू किया, और वो सही, बड़ा खतरनाक है फका भाई। अगर ये चीज हम इंडिया कंट्रोल कर पाएगा, और उसके साथ में अगर आप देखिए कॉड है, हम बिल्कुल, हमसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें समझिएगा फकल भाई, ये कब आ रहा है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्शन कब हो रहा है, जब मोदी जी जो हैं वो अगले 20 दिन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 15 दिन में, और टू यूनाइटेड स्टेट्स, और एग्ज़ैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 22nd इंडिया ऑफ से जून, जी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। वो कहीं ना कहीं उस काउंटर को भी करना चाहते हैं कि देखिए अगर चाइनीज की तरफ से इवन वहां ताइवान में कुछ प्रेशर होता है तो इंडिया हैज इनफ ऑफ कैपेसिटी टू प्रेशराइज चाइना ऑन द अदर फ्रंट ऑल्सो एज ए अलाई ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट, एज एन अलाई ऑफ क्वाड, as a member of this particular countries who wants to defend this particular say trade route or Taiwan issue or something like that. अच्छा, खन्ना साहब ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सही है कि इंडिया यकीनन काउंटर कर रहा है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी बना लिए पिछले 2-3 सालों में, अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, नो डाउट अबाउट इट। और एयरक्राफ्ट कैरियर वो चीज़ है कि जो दुनिया में बड़े गिने-चुने कंट्रीज़ के पास ये अवेलेबल है, ये चीज़ तो है। और आपने कहा कि अमेरिका क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने जाना है, वो उनको इन्विटेशन है और उन्होंने बताना है कि भई हम यहाँ पे यानी आपके बगैर या जो भी वो करना चाहते कि क्योंकि अपनी ताकत को दिखाना होता है दुनिया को कि भाई हम इतनी कैपेसिटी हमारी है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इस जगह को। लेकिन जो दूसरी तरफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और जो एंथोनी ब्लिंकन का आना है और ये सारी डेवलपमेंट हो रही है चाइना के साथ, इसको कैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर वो क्या चाहता है? कि एक तरफ तो हिंदुस्तान को उन्होंने बड़ा मतलब बड़ा जिसे मैं कहता हूँ कि बड़ा क्लोज क्लोज रिलेशन है इंडिया और अमेरिका का बीच में। यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, सैटेलाइट की शेयरिंग हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद दुनिया में इज़राइल के साथ करता हो सो करता हो, बाकी किसी के साथ नहीं करता अमेरिका, लेकिन हिंदुस्तान के साथ कर रहा। देखिए अगर आप देखें चाइना और यूएस रिलेशनशिप को, तो एक स्टेज के ऊपर एक सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिकन रिलेशनशिप होता था। अगर ओके, आप बहुत बहुत मतलब जो अभी आप क्यूबा का भी दे रहे थे एग्जांपल, जो बिल्कुल, क्यूबन क्राइसिस भी हुआ था ना कैनेडी के या वक्त में, तब भी दोनों के रिलेशंस कभी टूटे नहीं थे।
आप देखिए इतनी स्ट्रेस रही है, वॉर्सो पैक्ट रहा है, नाटो रहा बिल्कुल, है, दे हैव कम वेरी क्लोज टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट उनके कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं टूटे, और आज भी यूक्रेन के बावजूद इतनी लड़ाई के दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है मौजूद, लोगों ने रिलेशन नहीं तोड़े। तो सेम चीज जो है वो मिस्टर एंथनी ब्लिंकन है, वो चाहते हैं कि वो अपने नए दौरे पे जाएं जब चाइना में, तो एक जी, रिलेशनशिप को मैनेज किया जाए। देखिए फकर भाई, मेरे को चाइनीज की मेंटेलिटी तो खैर नहीं समझ में आती है, आपके बहुत सही। करीबी दोस्त है, शायद आप उनको ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन मुझे आम भी नहीं जनता जो आती। होती है ना तो वो जो आम लोग होते हैं ना, जो बेसिकली सेंसिबली सोचते हैं, वो ये जनरली अवॉइड करना चाहते हैं वॉर को, क्योंकि वॉर बिल्कुल, ना किसी भी मुल्क के लिए एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। नुकसान है। वो वॉर तो बहुत लास्ट स्टेज है, जब बहुत ही मतलब कुछ कुछ आपके पास और सोल्यूशन नहीं है। जी, जी। तो चाइनीज जो माइंडसेट है वो इसलिए प्रॉब्लम में आ रही है क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर में है इस वक्त, नौकरियों की वहां प्रॉब्लम हो रखी है, डिफॉल्ट काफी क्लोज आते जा रहे हैं कंपनियों के जो रियल स्टेट में वगैरह थे, इन्होंने जी, इतना ज्यादा डेट उठा रखा है पूरे मार्केट के अंदर, आपकी सीपेक और बीआरआई कॉरिडोर वगैरह बनाने के चक्कर में उन्होंने इतना लोन दे दिया। मैं रिसेंटली अपने कुछ अफ्रीकन फ्रेंड से बात कर रहा था, वो कीनिया, जाम्बिया, इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो कहीं ना कहीं डूबती नजर आ रही है, और ये कंट्री रिटेलिएट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। तो ये तो चाइनीज की सोच है कि भाई वो मतलब एक बेलिजरेंट मूवमेंट में है इस वक्त, हमेशा जब भी कुछ होता है बहुत आगे बढ़ के उसको कोशिश करते हैं। लेकिन अमेरिकन जो है वो थोड़ा मेच्योरली चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि इन सब चीजों को किसी के से सॉल्व किया जाए। और आपने जैसे कहा कि वो क्यूबन का जो उन्होंने एक लिस्टिंग पोस्ट जी, बना रखी है, तो खैर देखिए आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कई बार आपको फिजिकली ग्राउंड में होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आप ऊपर सैटेलाइट से और बाकी और एग्ज़ैक्टली, इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म से, टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं। यस। लेकिन एनीवे, आई मीन आप वो तो यूएस के अंदर भी बैठ के ये लोग कर रहे होंगे चाइनीज। बिल्कुल, अच्छा एक चीज़ और है कि चाइना से बड़ा मतलब थ्रेट फ़ील कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को जब भी हम सुनते हैं तो कहते हैं कि चाइना इज़ अ बिग थ्रेट फॉर अस। अमेरिका भी बार-बार ये कहता है। हमने डॉक्टर जयशंकर साहब से भी बहुत दफ़ा ये सुना है कि यार सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। लेकिन अमेरिका एक तरफ चाहता है कि हम उनको काउंटर करें इंडिया के साथ मिलकर, क्वाड का हिस्सा बनकर या जो-जो भी कर सकते हैं, ताइवान के ज़रिए वो जितना कर सकते हैं, जो भी उनका वो हाथ चलता है वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी सेटलमेंट भी कर रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान इस मूवमेंट को तो यकीनन उसकी नज़र होगी कि बीजिंग के साथ अगर वॉशिंगटन के टाइज़ बेहतर हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान तो मेरे ख़्याल ज़्यादा बेहतर सोच रखता है कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। मुझे लगता है कि अमेरिका से ज़्यादा बेहतर सोच है उसकी इस हवाले से अगर हम देखें तो। जी, देखिए, मैं तो इतना आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, एज़ ए एक्स सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी, जी, दैट वी आर द लीस्ट वॉर मॉन्गरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, विद एज़ ए फाइन, पावरफुल कंट्री, राइट? ओके, हम तो चाहते ही नहीं है, हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते, किसी से नहीं चाहते, ना पाकिस्तान से, बिल्कुल, ना चाइना से, ना किसी और मुल्क से, बिकॉज़ हम बहुत ही फ़ोकस हैं फ़खर भाई इस वक़्त। हमने अपने आप को डेवलप कराना है, हमने अपनी आबादी को, जो भी गुर्बत है छोटी-मोटी वो बची हुई, बिल्कुल, उसको उससे निकालना है। Modi is man on the mission right now, या and the entire nation is with Modi right now. And it's not about politics, it's about we needed a very strong leadership जिसने कि हमारे देश को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। हम 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री देख रहे हैं अपने आप को। तो अगर ज़बरदस्त। ये हमारा मिशन है, तो हम क्यों जंग करेंगे? अगर मिस्टर एंथनी बिल्किन जाके वहां पे चाइनीज को थोड़ी अकल दे दें, समझा दें उनको, और उनको कहे थोड़ा सा देखिए बिल्कुल, अल्टीमेटली तो अच्छी बात है। चाइनीज लोग भी कोई ऐसे तो है नहीं कि किसी और प्लेनेट से आए, तो आम जनता वहां पे भी परेशान है, अगर इन सब चीज का कारोबारी लोग हैं, सोल्यूशन। वो भी वैसे कर्नल साहब देखा जाए तो ठीक है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी होगी लेकिन आम जो अवाम है वो तो हमने कारोबारी देखे आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हर कोई आदमी जो है ना, अब आपके ही देख लीजिए, आपके यहाँ इतनी समस्या है, लेकिन अगर आम आदमी से पूछे तो बेचारे को हाँ, आटे और दाल का ही भाव जो उसी में बिजली, फंसा हुआ है ना। दाल, आटा, गैस ये पड़ी एग्जैक्टली हुई है फ़िक्र। वो हम जबरदस्ती इतना ज्यादा उसको हाइप कर देते हैं, जैसे कि पूरी जो है पाकिस्तान की जनता 24 घंटे जो है जंग मांगती है, ऐसा है नहीं। सेम चीज चाइनीज के साथ बिल्कुल भी है। सही कह रहे अगर ये टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, अगर आप देखिए ना पिछले साल यूक्रेन की लड़ाई के पहले इतनी डिप्लोमेसी इन्होंने करी थी हाँ, सारी हाँ, कंट्रीज ने मिलके कि ये जंग ना हो पाए। बिल्कुल लेकिन सही कह आज रहे हैं। क्या हुआ, जंग हो रही है, दो छो मतलब यूक्रेन चाइना तो है नहीं, लेकिन और बिल्कुल, फिर भी यस, पूरे दुनिया पे इसका इम्पैक्ट आया है, 1.25 साल हो गए।
आप देख लीजिए पूरी जगह जो है इतनी इन्फ्लेशन आ गई है, सर खाने में हमारी ऐसी कमी। चीखें निकली, हालांकि ना तो यूक्रेन कभी मैं गया हूँ ना रशिया, और हमारे मोस्टली पाकिस्तानियों ने नहीं देखा होगा, वैसे स्टूडेंट वूडेंट यूक्रेन पढ़ने के लिए बहुत जाते थे, जी, जी। लेकिन इसके अलावा किसी को शायद कुछ भी नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता था उस वक्त तक, जब तक जंग नहीं थी, कि यार इसकी वीट प्रोडक्शन इतनी है, ये ईडेबल ऑयल के लिए इतना ये प्रोड्यूस करता है। जी। जब चीजें महंगी हुई तो हमें पता चला कि यार ये तो कमाल ही हो गया। मतलब हमने कहा "अच्छा यार यूक्रेन वाली जंग खत्म हो जाए", बिलीव मी पाकिस्तान में लोग कहते हैं मेरे समेत कि यार बस कर दो, यार बस कर दो, हमारी चीखें निकली तो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा। नहीं, पर फ़खर भाई आप एक बात बताऊँ, मैं आपको थोड़ा छेड़ूँगा। आप जी जी बहुत प्लीज। लकी व्यक्ति हैं। आप देखें, आपके तो प्राइम मिनिस्टर उस दिन उसी रशिया में मौजूद थे जिस दिन यूक्रेन का की जंग तैयार हुई। और कमाल इमरान आदमी है खान ना ने तो सर। वो मज़े में बड़ा बोला भी एयरपोर्ट के ऊपर कर्नल कि साहब वो वो मैं कहते कहीं हैं ना, गलत वक़्त तो नहीं पहुँच गया वहाँ पे। वो कर्नल साहब वो कहते हैं ना, जितने पैर होते खैर ना, पंजाबी वाली एक गल है, अगर आपको पंजाबी समझ आती है तो। जी, जी। खान साहब का तो वो कमाल था कि जिधर जाते थे, जिधर कदम रखते थे, तो फिर हाँ। जलजला ही आता था। देखिए वो अभी पाकिस्तान में बैठे और पाकिस्तान में खलबली मची पड़ी है। कनवली मच्छी क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाला आदमी है। लोग तो समझते हैं कि यार वो बड़े कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के आदमी है, लेकिन जो जानते हैं उनको उनको पता है कि उनका माइंडसेट बहुत ही अजीब किस्म का है। अनफॉर्चुनेटली वो रशिया भी गए, वो रशिया से हमने तेल वगैरह आज ले लिया फाइनली, और बाकी चीजें भी हो गई। और अमेरिका के साथ भी चलो हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए, लेकिन फिलहाल अमेरिका का शायद मूड नहीं है हालात को नॉर्मल करने का। तो ये चीजें तो होती है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, इस वक्त रीजन में यकीनन चाइना इंडिया इस रीजन में बड़ी पावर्स हैं दोनों, इकोनॉमीज के वाइज देख रहे हैं, मिलिट्री वाइज देख लें, या बाकी चीजों के हवाले से हम देख लें, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आता है तीसरा रशिया, फोर्थ आता है जी अमेरिका। अमेरिका क्योंकि हम सबसे काफी दूर है, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस रहता है हर रीजन में। इस वक्त आप क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट 1 and 2 years में अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, हालात नॉर्मलाइज होंगे या फिर कुछ और हो सकते हैं? क्योंकि यूक्रेन का भी लोग कह रहे थे कि शायद जंग ना हो, लेकिन आज वो जंग है जो दूसरे साल में दाखिल हो गई, लेकिन खत्म नहीं हो रही। देखिए आप देख पूरी चारों कंट्रीज को अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहले हम अमेरिका को लेते हैं। जी। अमेरिका इज स्टिल वन ऑफ दी ओनली सुपर पावर लेफ्ट इन दी वर्ल्ड। एग्री सर। ठीक है, दूसरी बात पर अमेरिका अपनी इंटरनल कन्फ्लिक्ट में फंस रहा है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है। जी। आप देख लीजिए पॉलिटिकली अनस्टेबल होता जा रहा है। अनस्टेबल इन द बिल्कुल। सेंस कि कोई कंसेंसस नहीं है उनके अंदर। एक वो जो अमेरिकन ड्रीम है ना, वो अमेरिकन ड्रीम अब बचा नहीं है। और अगर बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट जिसको कि उनके खुद के पार्टी के लोग बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं करते, वो स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर वो ढूंढ के ले आते हैं ट्रंप को, जिसमें अगेन उसकी खुद की पार्टी के लोग उसको सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो इतना बेलिजरेंट है। तो एक अमेरिका की पावर है, लेकिन अब वो डिक्लाइनिंग के ऊपर जा रही है। ओके। रशियंस जो हैं वो अभी, आप उसको इकोनॉमिकली तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, जी। लेकिन अब जो बचा था मिलिट्री पावर को, वो मिलिट्री पावर भी बहुत हद तक इरोड हो गई है। ठीक है, एग्री। मतलब ये पूरी जंग ने, यूक्रेन और रशिया की जंग ने ये बता दिया कि अब रशिया जो है वो वाली पावर नहीं है जो पहले सोचते थे कि दो सुपर पावर हैं और वो यूरोप में अगर घुसा तो एक दिन में अंदर यूरोप को दो टुकड़ों में हाँ काट देगा। वो बिल्कुल। खत्म हो चुकी बिल्कुल। बात, वो ये मिथ बिल्कुल। थी, वो खत्म है, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। तो ये दो पावर तो डिक्लाइनिंग में है। अब चाइना के साथ ये है कि चाइना एक एस्पायरिंग सुपर पावर बन रहा है। सुपर पावर नहीं है, देखिए सुपर पावर की इन्फ्लुएंस होती है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। एग्री ये बिल्कुल सर। इन्होंने बड़ी कोशिश करी मिलिटरीली, और काफी लोगों को उधार दे दे के आप तो काफी इनकी उधारी में डूबे पड़े। बिल्कुल। लेकिन ऐसे कई बहुत ममालिक हैं पूरे की पूरी दुनिया के अंदर जो कि इनके कर्ज के अंदर डूबे पड़े, उन्होंने वो डिप्लोमेसी की, पर वो बुरी तरीके से फेल हो गई है। अब इंटरनली भी जो चाइना की जो लेटेस्ट ग्रोथ फिगर आई है वो इतनी पुअर है कि वो अपने आप में अब दिखा रही कि इसकी जो इकोनॉमिक पावर है ना वो भी डिक्लाइन हो रही है। तीसरी चीज ये कि चाइना के अंदर जो है ना, जो बिसाइड्स इकोनॉमिक पावर, अब एक कन्फ्लिक्ट सा डेवलप हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो इंटरनल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है, इन्होंने अपना इलेक्शन तो जीत गया जी जिनपिंग ने, लेकिन उसमें अभी एक रोष सा मौजूद है, क्योंकि वो जो कोविड था, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सिंगल पावर सेंटर बन गया, इतने सारे जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ शी जिनपिंग को ही रिपोर्ट करते हैं। तो वो एक एक प्रेशर सा पड़ा हुआ है। तो ये बहुत, मेरे को आप देखिए बहुत ही कुछ साल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे चाइना को अगर हम क्लोजली पढ़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। और ये जो चाइना है ना, इसका जो पीसफुल राइजिंग नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट के साथ राइज कर रहा है। तो ये कहीं एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अब जहां आए इंडिया की बारी आएगी,
इंडिया के अंदर 2024 इलेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है फकर भाई। ओके, और बीजेपी और मोदी को जीतना पड़ेगा एक स्टेबिलिटी के लिए। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ बिल्कुल सही, कि मुझे बिल्कुल सही। मोदी जी चाहिए, लेकिन एक कंटिन्यूटी, एक स्टेबिलिटी चाहिए। बिकॉज़ कोई भी मुझे इस वक़्त अपोज़िशन पार्टी में ऐसा वाहिद इंडिविजुअल नज़र नहीं आ रहा जो ये मोदी जी को एक हुँ, कॉम्पिटिशन दे सके, सही, राइवलरी दे सके, एक उसको इलेक्शन जीते। अगर कोई कोalition गवर्नमेंट आएगी तो इंटरनली वीक गवर्नमेंट रहेगी, और बिल्कुल, वो हमारे दुश्मन के अंदर और बाहर दोनों जो दुश्मन मौजूद हैं अंदर और बाहर देश के, उनको फायदा करेगी, और ये कमजोर सरकार जो है उसकी ग्रोथ के ऊपर हैम्पर करेगी। और अभी ओके। जो है ना, मोदी जी एक बहुत बड़ा विजन लेके चलते हैं। ये नहीं कहते कि पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे और इसलिए इलेक्शन जीतेंगे। वो एक बहुत मतलब एक बड़ा विजन लेके ब्रॉड चल। विज़न में जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस वज़ह से क्या होगा ना, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रही, तो डेफ़िनेटली इंडिया बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा और चाइना को ठीक है। काउंटर करेगा, एक वर्ल्ड पावर की तरह उभरेगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन बहुत अच्छे नहीं गुज़रते हैं, तो वो एक ग्रोथ हो सकता है, शायद स्लो हो जाए। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल एंड पे आपने, क्योंकि कंटिन्यूटी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो डेमोक्रेसी में हो, गवर्नमेंट में हो। अगर उनकी पार्टी को मौका एक और दफ़ा मिलता है, तो यकीनन वो जो पॉलिसीज़ या जो प्रोजेक्ट्स या जो चीज़ें उन्होंने शुरू की हुई हैं, वो आई थिंक सो कि उनकी अगली जो टेन्योर उनका आएगा, तो उसमें यकीनन वो फुलफ़िल कंप्लीट हो जाएगी और फिर लोगों को उसका रिटर्न या कंट्री को उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। मेरे ख़्याल किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ऐसा हो। लेकिन ये डिपेंड करता है हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर कि वो किसको वोट करते हैं। यकीनन वैसे तो हमें फ़ेवर में ज़्यादा नज़र आते हैं नरेंद्र मोदी साहब के, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते इस हवाले से। पाकिस्तान में काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन मज़बूत हुकूमत किसी की नहीं आती और उसकी वजह से हम प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते, हम अपने फ़ैसले नहीं कर पाते अनफॉर्च्यूनेटली, जिसकी वजह से यकीनन हिंदुस्तान में भी ये बात पता है और ये बाकी दुनिया को भी पता है कि उस वीक डेमोक्रेसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, फैसले अपने खुद नहीं कर पाते, और फिर यही होता है कि 1.2 अरब डॉलर के लिए महीनों-महीनों हम आईएमएफ की एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, बिल्कुल। तीसरी कंडीशन, 200 कंडीशन, 300 कंडीशन, वो मान के भी हम बैठे होते हैं कि यार अभी भी वो पैसे नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में किसी भी कंट्री के लिए ये ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए भी हमें ये चाहिए कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो स्ट्रॉन्ग हो, जिस तरह मोदी साहब ने 2 टेन्योर्स अपने गुज़ारे हैं, बहुत अच्छे, और यकीनन डिलीवर भी किया है। इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान में भी अगर 10, 15, 20 साल तक चले किसी की भी, तो गालिबन बेहतरी हमें शायद नज़र आ जाए। लेकिन खैर एनीवे, कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब हमें साउथ अफ्रीका से जॉइन कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर।